हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका। सबसे पहले मास्टर जी के बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका, लोग मुझको प्यार से नरूका सर बोलते हैं। उसके अलावा मेंटर थाउजेंड्स ऑफ IITians एंड डॉक्टर्स फ्रॉम कोटा। ओके, सो दीज आर द एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ज्वाइन विद अस ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है हमारा लेट्स क्रैक नीट यूजी का। इसके ऊपर आप आके हमसे जुड़ सकते हो। रिलेवेंट डेटा क्लास का या जो लिंक्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइमली मिलते रहेंगे, तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से आके जुड़ सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो बच्चों हम बात करें अगर, तो अनअकैडमी में लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम आइकॉनिक में, एक पढ़ते हैं प्लस में। ठीक है, आइकॉनिक में हम लोग प्लस में हम लोग लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में पढ़ते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये हमारे पास होता है। साथ में हमको मिल जाता है प्लस के सारे बेनिफिट्स। तो मतलब जो हमारा आइकॉनिक है ना, वहां पे हमको आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में 1-to-1 मेंटोरशिप वगैरह मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूं तो देख भाई, आई प्लस में मेरे को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। लेकिन मैं आइकॉनिक की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट और फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं। नरूका 10 डालने पर आपको 1 साल के लिए 34,650 में पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर तुम यहाँ पे भी नरूका 10 डालते हो तो आइकॉनिक में आप 1 साल के लिए 58,500 में पढ़ सकते हो। कभी कभी इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है जब स्पेशल प्राइसिंग वीक वगैरह आती है, तो आपको कोड सेम रखना है, आपको ऑटोमेटिक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं आगे यहाँ पर हमारे इस आज के करंट के ऊपर। तो करंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम लोग करंट में बात करेंगे। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो 1997 में आया है ना। अब from the graph between current I and voltage V is shown, identify the portion corresponding to negative resistance। तो भैया मुझे इतना पता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कब होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा। ओके, जब मेरा क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है ना तो मेरा रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा। तो भैया करंट और वोल्टेज का स्लोप क्या है, तो वोल्टेज एंड करंट का जो मेरा स्लोप है ना, करंट एंड वोल्टेज का जो मेरा स्लोप है वो कहां नेगेटिव आ रहा है, A से B तक तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, B से C तक क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे स्लोप, मतलब एकदम 0 आ रहा है। C से D में देखा जाए तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, लेकिन D से E में अगेन मेरा जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है अच्छे से यहाँ तक। तो मैं ये कहूंगा कि भैया C से D तक है ना मेरा जो स्लोप था वो नेगेटिव था, तो ऑप्शन नंबर A मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भाई 1997 का आया हुआ सवाल जो कि हमको बहुत लल्लू फील हुआ और हमने इसको बहुत आसानी से कर दिया है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली स्लोप निकालना था। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट यहाँ से। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स की। देखो यार, अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं तो रो की जो वैल्यू आती है ना, रो की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारे पास में, M डिवाइडेड बाय N E² इनटू टाउ। अब बात यह है कि टाउ क्या होता है, तो भाई जो टाउ है वो है मेरा रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, मेरा रिलैक्सेशन टाइम है। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है यहां तक, रिलैक्सेशन टाइम। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, है ना। और जो मेरा यहां पे N है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेरे पास में क्या है, N है। ठीक है, और E क्या है, मेरा चार्ज है, और एक किसी इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पार्टिकल पे। तो M क्या है, मास है। मास किसका है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या व्हाटएवर द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको M को लिख दो तुम लोग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब भाई मैं तो अच्छे से जानता हूं कि जो टाउ है और जो मेरा N है, सिर्फ यही 2 आइटम है जो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बाकी जो E है ना और जो मेरा मास है, अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये किसका है, ये तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। ये भी इलेक्ट्रॉन की बात है, सबके लिए सेम होता है। इसका मतलब सिर्फ N पे और टाउ पे ही रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है वो N और टाउ पे निर्भर करती है, और N होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड टाउ होता है मेरा रिलैक्सेशन टाइम है। देखो समझना, होता क्या है ना,
इस केस में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को एक सेकेंड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें हम लोगों को एक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो उसको समझने के लिए मैं आपको है ना इसी इक्वेशन को दोबारा से इलेबोरेट करना चाहता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके, देन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टाउ विल डिक्रीज। अब सर आपको कैसे पता टाउ डिक्रीज करेगा? देख समझना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं ना, तो मेरे साथ में क्या होता है, या यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। अब तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी? जो चार्ज पार्टिकल्स जो रैंडम दौड़ रहे थे। टेम्परेचर बढ़ाने का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि एनर्जी बढ़ गई उसकी। एनर्जी बढ़ने का मीनिंग क्या होता है भाई? एनर्जी बढ़ने का मीनिंग ये होता है कि जल्दी जल्दी दौड़ेंगे भाई। जैसे मान लीजिए यहां से दौड़ा और वहां जाके टकराया, ओके, यहां से दौड़ा और वहां जाके टकराया, तो उसमें जो उसको टाइम लगा, अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो जल्दी टकराएगा, जल्दी टकराएगा अगर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, टाइम जो होगा वो घटेगा। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। इसका क्या मतलब होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। वाह रे, क्या बात है, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ठीक है। सो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स होता है मेरा टाउ। टाउ घटेगा। अगर मेरा टाउ घट रहा है, एम सेम है, ई सेम है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब भैया टेम्परेचर बढ़ने पे मेरा टाउ घट रहा है और टाउ घटने में मेरा रो बढ़ेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर माय रो विल इंक्रीज। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? और ये बेसिकली मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में ये काम होता है, ठीक है। ये जो काम होता है ये बेसिकली कंडक्टर्स में होता है। ये जो पूरा खेल होता है ये कंडक्टर्स में होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, टाउ विल डिक्रीज एंड रो विल इंक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, है ना। तो देखो, अब यहां पे बात ये आती है कि भाई हमारा जो रिलेशन है ना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ आई टॉक अबाउट द कंडक्टर्स, again I am writing this particular thing for the conductors, on increasing the temperature मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। मेरी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो मेरा टाउ जो है वो घट जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, तो टाउ की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब ये हो गया भैया कि अब मुझे, है ना, जब भी मैं तापमान बढ़ाऊंगा मेरी रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, पर मुझे रिलेशन नहीं पता। तो इसीलिए फिर एनसीईआरटी ने आपको रिलेशन लिख कर दिया कि रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। गेटिंग माय पॉइंट? रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। दिस इज माय रेजिस्टिविटी रिलेशन विद द अल्फा। ओके, अब ये अल्फा क्या है? इस अल्फा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना, ऑफ रेजिस्टिविटी। और बेसिकली डायमेंशन क्या होता है अल्फा का? टेम्परेचर इनवर्स। अगर मैं बात करता हूं रो टी इज द रेजिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी एंड रो नोट इज द सेम रेफरेंस टेम्परेचर एट टी नोट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया भैया मेरा रिश्ता क्या कहलाता है कंडक्टर्स के लिए, टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देख होता क्या है ना, जो अल्फा है ना ये कंडक्टर्स के लिए तो पॉजिटिव आता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सामने किसकी? अगर मैं बात करूं आपके सामने सेमीकंडक्टर्स की, तो भैया यहां पे क्या होता है, जो मेरा अल्फा है वो नेगेटिव आता है। मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये तो गड़बड़ हो गई यार, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज कैसे कर गया? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ेगी भाई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पे टाउ घटेगा? मैंने कहा बिल्कुल घटेगा भाई। क्या टाउ घटाने में मेरी रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़नी तो चाहिए यार, पर यहां तो घट रही है, तो इसका मतलब यार लफड़ा है। अब लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सर ये कहां से पता पड़ा? देखो होता क्या है ना इस केस के अंदर कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो टाउ रेजिस्टिविटी घटेगी।
अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से बढ़ गए, देख समझ। जो बॉन्ड बने होते हैं ना, जो बॉन्ड बने होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जैसे एनर्जी बढ़ाने लगते हैं भयंकर, जब हम एनर्जी बढ़ाने लगते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है बच्चों जब कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, और जैसे बॉन्ड्स ब्रेक कर गए ना, तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ जाता है, एंड दिस आइटम विल डोमिनेट। ओके, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। सर ये आपको कैसे पता, क्या आपने देखा है ऐसे बढ़ते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं है, मैंने एनसीईआरटी में देखा है बस, तो मैंने वहीं से देखकर इसको बोला है। अब एनसीईआरटी में कहां लिखा है, यहां पढ़ो, देखो सर यहां देखो, दिस इंक्रीज मोर देन कंपनसेट्स एनी डिक्रीज इन टाउ सो दैट फॉर सच मटेरियल्स रो डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। हो ये क्या है, however n increases with temperature, n टेम्परेचर साथ में इंक्रीज कर जाता है। ये कहां बोला गया, एनसीईआरटी 3.23 के इक्वेशन के आसपास बोला गया है। अब सर इसका क्या रिलेशन है, देखो समझना। 2020 में एक सवाल आया बच्चों, इस सवाल में क्या पूछा गया, तो सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें कई चमत्कारी लोगों ने है ना सेमीकंडक्टर लगा दिया, जबकि इसका आंसर सेमीकंडक्टर लगाने के बाद लोगों का गलत हो गया। इसका रियल आंसर क्या था, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। भाई साहब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों में नेगेटिव होता है। कहां लिखा है सर, ये देख एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स दोनों के लिए नेगेटिव होता है। भाई साहब एनसीईआरटी आपके नेट के लिए बहुत जोरदार किताब है ना, आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए किताब। तो अगर मैं बात करूं आगे, तो यार यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कंडक्टर के लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए होता है। अब जब बच्चे ने इसका रिलेशन देखा ना कि रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, तो बच्चे ने क्या पाया, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। तो बच्चे ने क्या पाया, बच्चे ने ये पाया यहाँ पे कि रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। तो बच्चे ने ये पाया यहाँ पे कि भैया यहाँ पर जो हमारा अल्फा था ना, उसके साथ में जो टेम्परेचर का जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, फिर जो अल्फा और टेम्परेचर का जो रिलेशन निकाल रहे हैं रो के साथ में, बेसिकली स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, वो एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। यहाँ आना चाहिए भाई। एक जिस बच्चे ने ज्यादा दिमाग लगा, जिसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, वो बच्चे ने सोचा। एक आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता ये चीज, ठीक है, पर एक जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जो थोड़ी बहुत पढ़ के जाता है, उसने ये चीज सोची, थोड़ी बहुत नहीं, जो ढंग से पढ़ के जाता है, बेसिकली जो कोटा वोटा जैसी जगह पे आके पढ़ता है, उसको भैया ये चीज पता है कि दिस इज स्ट्रेट लाइन रिलेशन। अब हुआ क्या कि 2020 का पेपर आया, पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला, हाँ 2020 का क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर T फॉर कॉपर। मजे की बात क्या, यहां कॉपर की बात करी गई है। कॉपर के केस में क्या होगा, अब भाई बच्चे को तो यही पता है कि रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसको तो यही पता है भाई, और उसके साथ जो स्ट्रेट लाइन रिलेशन आना चाहिए। तो बच्चे ने लगा दिया आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये वो बच्चा था जिसको फिजिक्स आती थी थोड़ी बहुत मतलब ढंग से समझ ले, ढंग से आती होगी, जिसको अच्छी नॉलेज होगी, जिसको मैथ्स अच्छी होगी, जिसने ना खूब प्रैक्टिस करी होगी, जिसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसने नोट्स पढ़े होंगे, जिसने सारी चीजें देखी होंगी ना, उसके ये हालात है कि उसने ए लगा दिया। बट हुआ क्या भाई, वही जो नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। काहे गलत हो गया साहब, क्योंकि यहाँ कॉपर की बात करी गई। अब बच्चे को क्या पता कॉपर के लिए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में कॉपर के लिए ये रिलेशन है। अब हमें कहां से पता चलेगा ये रिलेशन है सर, ये तो नाइंसाफी नीट की। अब कोई नाइंसाफी नहीं, नीट ने कहां से दिया है, एनसीईआरटी से दिया है। कहां देखा है एनसीईआरटी, फिगर 3.9 उठाओगे, रेजिस्टिविटी रो ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी। इसका मतलब है कि भैया टेम्परेचर टी का जो रिलेशन है रेजिस्टिविटी के साथ में, वो कॉपर का इस प्रकार है, ना कि स्ट्रेट लाइन है। इसलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भैया ये किताब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी किताबों में से एक है एनसीईआरटी। किताबों में से क्या मतलब, तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लेगा तेरा नीट का काम हो जाएगा। रजिस्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो टेम्परेचर टी और रजिस्टिविटी, अब कुछ लोग क्या होता है, क्या सोचते हैं, इसका मतलब क्या निकालते हैं, देख समझना। मैं कहता हूँ रजिस्ट्री तुम एनसीईआरटी कर लेना, काम हो जाएगा। तो बच्चों को लगता है सर सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। अबे एनसीईआरटी सिर्फ नहीं है होशियारों, एनसीईआरटी कर लोगे तो समझ लो कि ढंग से आ गई चीजें।
आईआईटी वाले तो आपको समझ में नहीं आती है एनसीईआरटी ढंग से, लगता है उसको क्या आती है, उसको लगता है इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं कह रहा हूं कि रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का जो ग्राफ है फॉर नाइक्रोम वायर वो ये है स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मान लेगी जिससे एग्जाम में कांस्टेंटाइन का पूछ ले, मैग्नेटिन का पूछ ले, तो हमें क्या पता सर, हमें तो इसे मेटल के तो ना याद है, बट एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइक्रोम का ऐसा है एंड सिमिलर alloys like and similar alloys of nichrome as named as मैग्नेटिन और कांस्टेंटाइन also have the same properties। तो कभी तुमसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया कांस्टेंटाइन का क्या है, तो तुम यही लगाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर का साहब, तो सेमीकंडक्टर का रिलेशन जो है ना वो ऐसा है, ये है एक हाइपरबोलिक टाइप का रिलेशन है। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रो विल डिक्रीज। So this is happening in the semiconductor case। ये तो हमको पता ही था भाई, ये सेमीकंडक्टर के केस में होता है ऐसा कि on increasing temperature resistivity will decrease। So in case of semiconductor we can draw the graph like this। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इस सवाल में तुमसे पूछ ले कॉपर की जगह सेमीकंडक्टर लिखा होता तो आंसर बी होता, अगर यहाँ नाइक्रोम लिखा होता तो आंसर ए होता, अगर यहाँ पे कांस्टेंटाइन लिखा होता तो आंसर ए होता, अगर यहाँ मैग्नेटिन लिखा होता तो आंसर ए होता, अगर यहाँ कॉपर लिखा है तो आंसर सी है। सब रटने पड़ेंगे क्या? नहीं, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ वही देखना है, बस दैट्स इट। तुमसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि एल्यूमिनियम का बताओ, अगर बोल दिया एल्यूमिनियम का तो भैया केस हो जाएगा उसके ऊपर, फिर गेटिंग माय पॉइंट, फिर कुछ नहीं होगा, बहुत लंबा केस चलेगा और अल्टीमेटली बच्चों के फेवर में आएगा, क्योंकि जो चीज एनसीईआरटी में नहीं दे रखी उसके लिए हम लोग कोई वैल्यूज नहीं डिफाइन कर सकते। मतलब जबरदस्ती उस पे क्वेश्चन नहीं दे सकते कि एल्यूमिनियम का बताओ, फेरस का बताओ। हम लोग डॉक्टर बनने वाले ना, यहाँ पे कोई वो तो ना जियो साइंटिस्ट ना बनने वाले, या फिर कोई बहुत खतरनाक टाइप की हम लोग को सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ उसके डेटाबेस पे थोड़ी बहुत बात कर सकता है, अदरवाइज बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स पे करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए भैया अब बात आती है कि यहां तक तो सर आपने ये पोर्शन स्किप किया था, इसका क्या मतलब है? इसको रजिस्टर कलर कोड्स बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर कलर कोड्स। ये भी एक तरह से ऐसा है कि बी रो ऑफ ग्रेट, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको रटने का बच्चे एक नाम, इसको रटने के लिए बच्चे क्या करते हैं? बीबी रो आर ओ वाई ऑफ ग्रेट, है ना, इसको बोल देंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसको बोल देंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और इसको बोल देंगे हेड ए वेरी। सो हेड ए को तो मैं लिख दूंगा क्या, ये रटने का तरीका है, ज्यादा परेशान मत हो कहां से आ गया सर, रटने का तरीका, ठीक है। तो हेड ए वेरी, वेरी को रुक जाए, दोबारा से काले पेन से लिखने दे, दिखेगा नहीं वरना बच्चा पागल हो जाएगा। वेरी गुड वाइट से वाइफ, ठीक है। अब यार छोटा सा चेंज करना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे को क्या है ना कि ये देखकर थोड़ा मजा नहीं आया, तो मैंने क्या करा, इसको चेंज ही कर दिया। तो भाई इस ब्रिटेन को यहां से हटाओ, यहां लिख दो भारत, ठीक है, सही है ना भाई? कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं अपन। सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड ए वेरी गुड वाइफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। तो बाकी गोल्ड सिल्वर नो कलर, अब इसका कलर कोडिंग कैसे करते हैं इसको समझना भाई। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लायर है, यहाँ नंबर है और यहाँ पे टॉलरेंस है। देखो नंबर में क्या है, जैसे मान लीजिए कि भाई रेड का है तो रेड का नंबर है 2। जैसे मान लीजिए तुमको रेड दे रखा है, तो एक रेड दे रखा है, जैसे मैं तुमको कहूं कि यार एक दे रखा है रेड हमको और एक दे रखा है हमको ब्लू 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 दे रखा है रेजिस्टेंस के ऊपर, और एक दे रखा है हमको ग्रीन। तो एक ऐसे ग्रीन दे रखा है, उसके बाद एक दे रखा है हमको सिल्वर। सिल्वर कैसे बनाऊं? हाँ गोल्डन कर देता हूं इसको, गोल्डन, ये गोल्डन, ओके। तो इस प्रकार से तुमको क्या रजिस्टर्स में क्या होता है ना कि ऐसे बैंड्स दिए होते हैं, कलर ढंग से डिफाइंड नहीं होता, नंबर नहीं लिखा होता, बैंड दिए होते हैं, बोलते हैं कि दिमाग खुद ही लगाओ। तो भैया जैसे मान ले रेड कलर का है, रेड का क्या है, रेड का है साहब 2 नंबर है, तो लिख दे 2। उसके बाद ब्लू का क्या है साहब, ब्लू 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 का 6 है, तो 6 लिख दे, इसका मतलब 26 हो गया। अगला क्या है, ग्रीन, ग्रीन का क्या है, ग्रीन 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 5। अब 5 मत लिखना, ग्रीन के केस में इधर आ जाना, 10 की पावर 5, तो इसको 10 की पावर 5 कर देना, ओके। उसके बाद क्या है, गोल्डन, तो गोल्ड 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 का 5 है। 5 क्या है गोल्ड का,
गोल्ड का 5 का टॉलरेंस है, तो यहां लिख देना ±5%। ओके, तो ये आंसर आएगा बेटा इसका। तो ये इस लल्लू चीज पे सवाल पूछ लेता नीट। अब देख सवाल में मजाक में पूछता नीट, तो नीट ने क्या बोला कि फिगर 3.8 के अंदर भैया एनसीईआरटी ने बोला, नीट ने क्या बोला पहले, एनसीईआरटी ने बोला कि यहाँ पे मेरे पास में एक येलो था, एक वायलेट था, एक ब्राउन था, एक गोल्ड था। अब येलो का क्या होना चाहिए, येलो का आएगा 4, वॉलेट का आएगा 7, ब्राउन का आएगा 10, है ना, क्योंकि तुम याद जाओगे तो ब्राउन का 10 आएगा। तीसरे नंबर का जो नंबर कलर होता है ना, उसमें हम लोग मल्टीप्लायर लेते हैं, पहले दो में हम लोग नंबर लेते हैं, चौथे वाले में हम लोग क्या लेते हैं, ये टॉलरेंस लेते हैं। तो भैया गोल्ड था, तो गोल्ड के लिए ±5% कर दिया। अरे 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 कहां चला गया, हाँ, तो इसका मतलब ये हमारा, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारा 470 ±5% हो गया। तो 470 ±5% इस वाले का। अब देख मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि ये का यही सवाल उठ के 2020 में नीट में आ गया। क्या आया, येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड 470 5%। बच्चे ने मजाक मजाक में 4 नंबर पा लिए। अबे एक रैंक पे 10-10, एक नंबर पे 10-10 हजार रैंक खिसक जाती है। तो सोच यहाँ पे क्या है, 4 नंबर चेंज हो गए हमारे, है ना, इतनी सी बात पे। अब यहाँ लिखा है 47 ± 4.7, इसका क्या मतलब होता है, किलो ओम है। इसका मतलब होता है कि 47,000 ± 4700। ओके, अब 47,000 का क्या मतलब है भाई, कि 47 × 10⁻², प्लस माइनस, देखो 47,000 का 4700 क्या होता है, 10% बेसिकली। तो अब इसके लिए कौन कौन से, देख 4 का तो आएगा मेरा क्या, अभी भी देखा मैंने, 4 का तो मेरा क्या आता है, येलो आता है, फिर वॉयलेट आता है। तो येलो एंड वॉयलेट एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यही खत्म हो गया क्वेश्चन। बट फिर भी 10⁻² का मतलब क्या है, 10⁻² का मतलब है बच्चे, है ना, तीसरे नंबर का क्या है, यहाँ पे रेड आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या जाएगा मेरा, रेड नहीं ऑरेंज आना चाहिए यहाँ पे। एक सेकंड, 10⁻³ आएगा, सॉरी ऑरेंज आना चाहिए। ऑरेंज का आएगा 10⁻³। क्यों, क्योंकि 47,000 है, 4700 नहीं है। 47,000 मतलब 47 10⁻³ और 10% का मतलब है सिल्वर। तो ऑरेंज एंड सिल्वर ऑप्शन नंबर 2018 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। क्या मेरी बात यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है बच्चों, बढ़िया से, किसी को परेशानी तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हो गई हमारी बातें रेजिस्टेंस के ऊपर। क्या यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है बच्चों, बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं इसके ऊपर। एक सेकेंड, हाँ अभी हम लोग जैसे हम लोगों ने बात करी ना कि इसमें हम लोगों ने इसमें सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए लिख दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है इस चीज को लिख दिया है। यहाँ पे हम ग्राफ के बारे में बात कर ली है, यहाँ हमने फिर से ग्राफ के बारे में बात कर ली है ना, रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर बात कर ली। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर सर क्वेश्चन आते हैं क्या, आ जाते हैं, ऐसा नहीं आते, आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको होता है कि आपको वो रोटी दे दे क्वेश्चन के अंदर, लेट सपोज की रोटी आपको दे दिया है ए, रोटी नहीं रो नोट, है ना। अब आपसे पूछा है कि रो टी कितना होगा, तो रो टी हो जाएगा साहब ए 1 प्लस, अब वॉट एवर द अल्फा, इसको ए मत कर, कैपिटल ए कर दे, तो कैपिटल ए अल्फा डेल्टा टी, ओके, एंड वॉट एवर द अल्फा इज गिवन वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी चीज है यार ये आज का जो लेक्चर है ना, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में करंट के बारे में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझते हैं और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बातचीत करते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस का जो मेरा रिलेशन है रेजिस्टिविटी का, सॉरी, m/n/e² टाउ, ये यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो ये हो गई बच्चों बातें हम लोगों ने जो आज करी है। तो रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे मैंने बातचीत करी है। गेटिंग माय पॉइंट। एक सेकेंड, हाँ जी, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आके जुड़ना है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लासेस के जो भी लिंक्स वो मिल जाएंगे। मेरी और भी मतलब जैसे मान लीजिए जितने भी मेरे पास पर्टिकुलरली मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। साथ में बच्चों कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई स्पेशल क्लास लग रही है तो उसका यहाँ पे डेटा मिल जाएगा आपको। स्पेशल क्लास क्या होती है, जहां पे हम लोग फ्री में अनअकैडमी ऐप पे पढ़ाते हैं। तो अगर आपको स्पेशल क्लास में जाना है तो आप unacademy.com अनअकैडमी की ऐप सर्च कीजिए, लर्निंग ऐप, उस पर जाके बच्चों आप अपना लॉगिन कीजिए और नरूका 10 डाल दीजिएगा। फ्री लॉगिन होता है, पैसे नहीं लगते हैं, पैसे कोर्स परचेस करने पे लगते हैं, फ्री में घूमने से पैसे नहीं लगते हैं। अमेजन की वेबसाइट पे आप फ्री में घूमते हो पैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते ना, तो यहाँ भी नहीं लगते हैं,
है ना, कुछ खरीदोगे तो पैसे लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। तो एंटर होने के लिए कोड डालना पड़ता है नारुका 10, NARUKA नारुका, और आगे 10 कर देना, बात हो जाएगा खत्म। ठीक है। अगर मैं प्लस की बात करूं तो ये है वो परचेजिंग जहां पैसे लगते हैं, लेकिन ये पैसा देना बहुत वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको आइकॉनिक और प्लस वालों को लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर मिल जाता है। प्लस में बेसिकली आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। लेकिन आइकॉनिक 1-to-1 मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। और 12 मंथ्स की जो फीस है वो 34,650, और इधर भी जो 12 मंथ्स की जो आइकॉनिक की फीस है नरुका 10 के बाद 58,500। इसमें भी मैक्सिमम बेनिफिट या डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हो नरुका 10 तो। ओके, और वहां पे कोई ऑफर चल रहा होगा तो, अदरवाइज 10% तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो इसमें 18 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद बच्चों, दिल एकदम ओरिजिनल यहाँ देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और बाकी थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपको PDF आप लोग टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, घंटी मार दीजिएगा, घंटी मारने से आपको टाइमली नोटिफिकेशन आएंगे और सब चीजें मिलती रहेंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।